जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे बने रहें। इसलिए मैं और मुझ जैसे लाखों लोग लगे हुए हैं प्रयास में, और समझाने में लगे हुए हैं, बताने में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। हज़ारों साल से जो हमारे दिमाग में जो भ्रांतियाँ भर दी गई हैं और जो गलत विचार भर दिए गए हैं, जो इग्नोरेंस भर दी गई है, जो अज्ञानता भर दी गई है, उस चीज़ को दूर करने का प्रयास मैं भी कर रहा हूँ और तमाम लोग हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है और परिवर्तन दिख भी रहा है। सच कहूँ तो परिवर्तन दिख रहा है, काफ़ी हद तक दिख रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है, वो तेज़ी नहीं है। वो मतलब जितना तेज़ी से फैलना चाहिए था उस तेज़ी से हम लोग नहीं फैल पा रहे, उस तेज़ी से हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। जैसे इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। कैंसर है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इस तरह से हमें फैलना है, इस तरह से हमें अपनी जागरूकता को फैलाना है, बढ़ाना है। कैंसर की तरह एक बड़े जो रोग है ना, उस रोग की तरह, उसके कीटाणुओं की तरह हमें फैलना है। और हम उस तरह से नहीं फैल पाए इस समय तो बहुत मुश्किल है। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। आज आप सोच रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ हो गए हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे, तो कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, बस यही चलता रहेगा। घासीराम जी ने बोला था कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तो दोनों का अंतर मतलब एक अंदर से काटता है, पैरों के तले नीचे से ज़मीन खिसका देता है धीरे धीरे, और एक ऊपर से गर्दन काटता है। तो गर्दन काटने वाले आपको दिख रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लेकिन पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने वाले आपको समझ में नहीं आ पाते हैं। खैर, फिर भी ये है कि हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अब समय आ गया है कि तीसरा विकल्प भी होना चाहिए बहुजन समाज के लोगों का। अभी बिहार में जातिगत जनगणना के एक आंकड़े कुछ जारी किए गए हैं कल 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। उसके हिसाब से 85% मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज के लोग हैं बिहार में 63%, और 63% के अलावा बाकी जो है 22-23% बाकी अन्य जातियाँ हैं, और 15% के आसपास ये सारे लोग हैं। तीन जातियाँ, एक मुख से पैदा होने वाली, एक पेट से पैदा होने वाली और एक कमर से पैदा होने वाली, ये 3 जातियाँ हैं। ये 15% से के आसपास है। मतलब उसमें भी जो मुख से पैदा हुई है वो 3% या 3.25% के आसपास बैठ रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा संसाधन, अगर संसाधनों का भी आंकड़ा ये लोग कल दे देते तो बहुत बेहतर होता कि सबसे ज़्यादा संसाधन किसके पास है। लेकिन उम्मीद है बिहार सरकार इसका ध्यान रखेगी। संसाधनों के पास ज़मीनें सबसे ज़्यादा किसके पास है, घोड़ा गाड़ी किसके पास है, पैसा रुपया किसके पास है, फैक्ट्री कल कारखाने किसके पास है, खेत किसके पास है, आपका कोल्ड स्टोर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, और ये सारी चीज़ें किसके पास हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनके पास है, इनके भी आंकड़े उनको देने चाहिए थे। और उम्मीद है शायद अभी तो कल उन्होंने कहा है कि ये हम एक जारी कर रहे हैं और आगे और भी कुछ जारी करेंगे, तो शायद आगे आ जाए। तो अगर वो चीज़ें आ जाएंगी कि पता चल जाएगा कि किसके पास सबसे ज़्यादा संसाधन है, कौन मौज मार रहा है और कौन किसको चूहे खाने पड़ रहे हैं। बिहार में एक ऐसी जाति है, मुसहर जाति, जिसको चूहा खाना पड़ता है। उनके पास मतलब पैसा इतना नहीं है कि वो चूहे मार मार के बेचारे खाते हैं, उसका मांस खाते हैं। तो क्या सोचिए कितना दर्दनाक स्थिति है। तो ये दर्दनाक स्थिति है, इसके लिए प्रयास क्या हुआ, हमने भी प्रयास नहीं किया। बहुजन समाज के लोग जब तक वो अंधविश्वास, पाखंड और ये सब पागलपन से दूर नहीं होंगे, इनके अंदर के जातिवाद को हम तब तक खत्म नहीं करेंगे, हम अपने अंदर के जातिवाद को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये सारा कुछ सही होना बड़ा मुश्किल है। फिर भी परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन सारा कुछ सही होना मुश्किल है। अब होना क्या है कि इसमें भी कुछ दबंग जातियाँ हैं। बहुजन समाज के जो ओबीसी वर्ग में बहुत सारी जाते होंगे, उनके पास संसाधन ज़्यादा है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनसे भी ज़्यादा पिछड़े हैं, तो वो भी अलग हैं। अब इनमें से भी दादागिरी वो दिखाते हैं जिनके पास संसाधन ज़्यादा है, जो कम है वो थोड़े से लो रहते हैं, जो बिल्कुल कम है वो बिल्कुल लो रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना पड़ेगा। और उम्मीद है जल्दी सरकार आंकड़े जारी करेगी तो उसमें आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, सारी चीज़ें। लेकिन हम प्रयास क्यों नहीं करते? क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कही, जब संविधान उन्होंने देश को सौंपा था, उस समय कहा था कि आज मैंने अपने समाज का, बहुजन समाज के लोगों का, खासकर अछूतों का, इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा बुरी थी, आज भी है, कि मैंने समाज का पिंजड़ा काट दिया। इनके जो पिंजड़े में जो बंद थे ना, वो पिंजड़ा काट दिया। लेकिन अभी इनके जो दिमाग में पिंजड़ा बना हुआ है ना, उस पिंजड़े को भी काटना बाकी है। तो दिमाग का जो पिंजड़ा है उसको ख़त्म करना है। काफ़ी हद तक परम पूज्य बाबा साहब कर गए इस काम को, लेकिन पूरी तरह से नहीं ख़त्म कर पाए उसको। मतलब वो उस समय से पहले चले गए तो उस काम को अंजाम नहीं दे पाए, वरना वो इस काम को भी कर देते। लेकिन उसके बाद के जो नेता हैं, उसके बाद के जो हमारे लीडर्स हैं, वो नालायक निकले। उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहे और पिछलग्गू बने रहे दूसरी पार्टियों के, उन पार्टियों के पिछलग्गू बने रहे और उनके साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की राह पर चलते रहे। समाज के प्रति ध्यान नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ, उनके दिमाग का जो पिंजड़ा था, वो दिमाग का पिंजड़ा खुल नहीं पाया, वो उसी में लगा रहा है। मतलब वो दिमाग में, और धीरे धीरे वो पिंजड़े का जो साइज़ था बढ़ता गया। आज बहुसंख्यक आबादी है जिसके दिमाग में ही पिंजड़ा है, और जिनके दिमागों से ही पिंजड़ा निकल चुका है वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र के बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी और जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया है। आज वहाँ करोड़पतियों की संख्या, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के करोड़पतियों की संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। क्यों हुआ ये? क्योंकि आपने अपने विचार बदले। अगर आप अपने विचार बदलोगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओगे, तो 100% सब कुछ सही होगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। जातिगत जनगणना के बारे में अभी हमारे बहुजन समाज के लोगों को नहीं पता है। वो कहते हैं इससे होगा क्या। सैकड़ों लोग, डेवलप लोग हैं, वो भी कहते हैं क्या होगा इससे। लेकिन दोस्तों, इससे बहुत कुछ होगा। आप एक बार देख लो, अगर ये नीतीश सरकार संसाधनों के आंकड़े भी जारी कर दे कि ये संसाधन इसके पास इतना है, तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको पता नहीं है। जानकारी ना होना और जानकारी ना रखना, दोनों बातें अलग अलग हैं।
कई चीज़ों की जानकारी आपको है लेकिन आप उसकी जानकारी रखते नहीं हैं, क्योंकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, समझ नहीं है उसकी। ये हमारी विरासत है। जातीय जनगणना जो है ना, जो हमारा जाति है, जो हमारी अभिमान है, जो हमारा कल्चर है, हमारा जो मतलब पूरा अतीत है, ये हमारी एक विरासत है, पूंजी है। हम इस विरासत को संभाल कर नहीं रख पाए तो हमारा भविष्य भी खराब होगा, ना हमारा इतिहास बचेगा और ना हमारा भविष्य आगे आने वाले समय में बचेगा। क्योंकि इतिहास से घालमेल करना, छेड़छाड़ करना इस एक प्रजाति है जो मुख से पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा मतलब काम है, और वो हर क्षेत्र में आगे है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, उनके अंदर मतलब ज्ञान है, ज्ञानी लोग हैं, और उनका ज्ञान लगता है किसमें? उनका ज्ञान लगता है कि एक फला जाति को, फला लोगों को हम कैसे अपने से नीचे रखें। बिहार में 63% ओबीसी हैं, तो देश में भी कभी कभी मोर देन 50% ओबीसी होगा 1931 के हिसाब से भी था, तो आज के हिसाब से भी उतना ही होगा, थोड़ा बहुत बल्कि बड़ा ही होगा मुझे लगता है। और संसाधनों में सबसे पिछड़े हैं। एसटी समाज ने बाबा साहेब को अपना नेता माना, तो उनको पूरे देश में जो उनकी जनसंख्या है वो 20-22%, 25% के अंदर है, तो उनको करीब 21% के आसपास आरक्षण मिलता है। और नहीं मिलता है या कुछ गड़बड़ होती है तो वो जागरूक हैं, लड़ भिड़ के ले लेते हैं। है क्या? उस आरक्षण में से उन लोगों को भी निकालना बड़ा मुश्किल है कि इतने में हम कैसे निकालेंगे, इसमें एससी भी है, एसटी भी है, दोनों लोग हैं, इसमें कहाँ से कहाँ हम कमी करें। तो उन्होंने एक ईडब्ल्यूएस का कोटा निकाल दिया। कहने को तो वो जो 49%, जो 50% आरक्षण था, जो ओपन कैटेगरी का था, जिसको ये लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, दैट इज़ नॉट जनरल, वो जनरल नहीं है, वो ओपन है, ओपन टू ऑल, सभी के लिए ओपन है। लेकिन उसमें अघोषित रूप से एक जो कैटेगरी है, जो 3 समाज है जिनकी संख्या 14.5% है करीब, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता है और वही लोग आते हैं। बाकी तो थोड़े बहुत 1-2% ही घुस पाते हैं उसमें, और दूसरा घुसना भी नहीं चाहते हैं। तो होता क्या है, ओबीसी समाज को 27.5% आरक्षण मिला, क्रीमी लेयर का कर दिया। अब जो देखा गया है, जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो 27.5 में से ही काटा जा रहा है। इसके अलावा और जो 50% से उनका पेट नहीं भरता, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस भी ले आए 10%, और इसके अलावा इसका ओबीसी समाज की जो आरक्षण है उसमें से भी निकाल देते हैं। आपने पिछले 2-3-4 सालों में देखा है, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिनमें ओबीसी समाज की संख्या जो होनी चाहिए थी उससे आधी, बल्कि मैं कह रहा हूँ कहीं कहीं तो जीरो है, कहीं कहीं तो है ही नहीं। लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि आपको मंदिर मस्जिद और इस सब में उलझा दिया, आपको धर्म में उलझा दिया कि धर्म बचेगा तो सारे काम होंगे, जैसे कि धर्म का बचाने का ठेका आपने नहीं रखा हो। सारा ठेका आपको दे दिया धर्म को बचाने का। कांवड़ यात्रा करो, फलाने मंदिर में जाओ, उसमें दान दक्षिणा करो, और बखूबी, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है कि आप लोग ऐसा करते भी हैं और बखूबी निभाते हैं, बहुत तरीके से निभाते हैं। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिन्ना में अपने माँ को आप खिला नहीं पाए, मर्दे में आप पंडित को खिलाते हैं, पंडित को दान दक्षिणा देते हैं कि आपके बाप के, आपके ताऊ के, आपके मतलब दादा दादी के पास चला जाएगा ये, जबकि इससे उनके भंडार भर रहे हैं, कौओं को खिला रहे हैं, इससे आपके वहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। क्या ऐसा है? पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? ज्ञान विज्ञान पढ़ते हैं तो समझिए इस चीज़ को, कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये सब। गुरु नानक जी एक बार किसी जगह गए थे, वहाँ पर पंडित पुजारी थे, अपने श्राद्ध कर रहे थे, श्राद्ध के समय ही गए थे वो कहीं पर। तो श्राद्ध के समय जब वो गए तो पंडित पुजारी दान दक्षिणा ले रहे और मजे कर रहे हैं। उन्होंने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये इनके जो लोग आ रहे हैं, जो पब्लिक आ रही है, इनके पितरों को हम खिला रहे हैं, ये सब उनको पास पहुँचेगा, ये उनको दिया जाएगा, ये फलाना ढमका, ऐसा जो चुटिया पने की बातें हैं वो। तो वो सब उन्होंने कहा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि गुरु नानक जी नदी में जाके पंजाब की तरफ मुँह करके, नदी में खड़े होकर पंजाब की तरफ मुँह करके अपने हाथों से पानी फेंकने लगे उधर पंजाब की साइड में। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा मैं भूल गया था खेतों में पानी लगा रहा हूँ खेतों में। तो उन्होंने कहा, वो हंसने लगे। उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल बेवकूफ़ लगते हैं कि जो पानी पंजाब में कैसे चला जाएगा, मतलब यहाँ से तुम कह रहे हैं पंजाब में कैसे चला जाएगा? उन्होंने कहा वैसे ही जाएगा जैसे तुम यहाँ से ना जाने कौन से ग्रह पे कौन से पितर हैं नहीं है, क्या है पता नहीं, इनके परिवार के लोग हैं नहीं है, उनके पास तुम ये भोजन सामग्री और जाने क्या क्या चीज़ें पहुँचा रहे हो ना, ऐसे ही मैं वहाँ पर पानी पहुँचा रहा हूँ। तो बोलती बंद हो गई उन लोगों की। सिख समाज क्या है? सिख समाज भी बहुजन समाज का जाट समाज है, उसमें से निकला हुआ है। गुरु नानक जी ने कहा था सिखों से कि आपको किसी की पूजा नहीं करनी है, लेकिन आजकल उसमें क्या है, घाल मेल इतना हो गया कि ये जो सवर्ण थे वो लोग भी घुस गए उसमें। और आज हर सरदार के यहाँ जाओ आप, उसके घर में गुरु नानक की फ़ोटो भी लगी होगी एक साइड में, और बगल में ये हिंदू धर्म के देवी देवता की तस्वीरें भी लगी होंगी। तो ये सब क्या है? धार्मिक घाल मेल है। ये सब चीज़ें समझने वाली बात है। बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जातिगत जनगणना की आपको मांग रखनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए, और आपके अतीत में आपने क्या किया क्या नहीं किया उससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपका वर्तमान और आपका भविष्य इसमें सुरक्षित है। आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे अगर आप जागरूक नहीं हुए, जगे नहीं। इसलिए ये समय है, सही सरकार चुनो, सही व्यक्ति को चुनो, और बहुजन समाज के गुलाम जो हैं, जो दलाल हैं, जो भाड़ हैं, उनको भी वोट मत दो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उनको वोट बिल्कुल मत दो। अच्छे लोगों को चुनिए, क्षेत्रीय पार्टियों को चुनिए, बैलेंस ऑफ पावर बनाइए। क्षेत्रीय पार्टी है ना, उनको बैलेंस ऑफ पावर में लेके आइए। छोटी छोटी जो पार्टियाँ, रीजनल पार्टियाँ, बैलेंस ऑफ पावर में लेके आइए। मान्यवर काशीराम जी की एक बात को याद रखिएगा हमेशा कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। मजबूत नहीं चाहिए,
मजबूत होगी तो आपने मजबूती पिछले 10 साल में, उससे भी पहले के 10 सालों में देख ली है। मजबूती से आपका क्या फ़ायदा हुआ है? मजबूत सरकार आपने देख ली है मायावती जी के समय में, उत्तर प्रदेश में जब सरकार मजबूत थी, जो तो मायावती जी को बनाया मुख्यमंत्री और उन्होंने बहुत सारा कुछ किया। इसी तरह से और भी जगहों की ऐसी कहानियाँ हैं। तो सरकार मजबूत होनी चाहिए। केंद्र की सरकार भी मजबूत थी एक बार सरकार केंद्र की, तब उसने ओबीसी समाज को आरक्षण का दिया और मंडल कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स लागू, कुछ पार्ट लागू किया मंडल कमीशन का, और परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न मिला। जब सरकार मजबूत थी उस वक्त बीपी सिंह की सरकार, जब सरकार मजबूत होती है तो आपको गिनती गुनती नहीं है पिछले 10 सालों में कितना अत्याचार हुआ आप लोगों के ऊपर, देखा, समझ रहे होंगे। तो समझिए इन चीज़ों को। मुझे उम्मीद है आप सबको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, या नहीं भी पसंद आई हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं कहता रहूँगा, बोलता रहूँगा, फिर आऊँगा, कल फिर बोलूँगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय ज्ञान विज्ञान, जय मूल्यवासी।